देखो, हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के लोकगीत। सर, राजस्थान के लोकगीतों की जो परिभाषा होती है वो क्या है? सुनो, परिभाषा क्या कह रही है कि मानव मन में उत्पन्न विचारों को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? लोकगीत कहलाता है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मानव मन में उत्पन्न विचारों को अभिव्यक्त करना। मानव मन में मतलब मानव के मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि मानव के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, चाहे मनुष्य, चाहे मतलब चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, और उसके मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उनको क्या करना? अभिव्यक्त करना, मतलब बोलना। किसके माध्यम से? गीतों के माध्यम से। उन्हीं को तो लोकगीत कहते हैं। उन्हीं को लोकगीत कहते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को कोई याद वगैरह आ रही है, क्या आ रही है? याद किसी व्यक्ति की, ठीक है, उस किसी पत्नी को, माना कि जैसे पत्नी है, जैसे कोई प्रेमी है, कोई प्रेम का है और प्रेमिका को अपने प्रेमी की याद आ रही है, तो उसके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको क्या करती है? वो गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्त करती है, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे कोई प्रेमी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई और हो। समझ रहे हो मेरी बात? दो, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत जिसमें कोई भावना या संदेश छुपा हुआ हो। लोकगीत वही होते हैं जिसमें कोई भावना छिपी हुई हो, किसी, जैसे मेरे मन में कोई मेरे विचार जैसे कोई भावना छिपी हुई है कि सर मुझे अपने पति की याद आ रही है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं में खो रही हूँ, तो उनको अभिव्यक्त कर रही हूँ, या कोई संदेश भेजना चाह रही है गीतों के माध्यम से, ठीक है, उनको क्या करना? अभिव्यक्त करना लोकगीत कहलाते हैं। जिसमें कोई भावना या संदेश छुपा हुआ हो, संदेश, भावना या संदेश छुपा हुआ हो। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे, मुझे बताइए। समझ रहिएगा, जिसमें कोई भावना या संदेश छुपा हुआ हो। समझ रहे हो मेरी बात? मानव के मन में कोई भी विचार हो रहा हो, कोई भी विचार हो, कोई विचार उत्पन्न हो रहा हो, उनको क्या करना? अभिव्यक्त करना। क्या कहलाता है? लोकगीत कहलाते हैं। जिसमें कोई भावना या संदेश निहित हो, मतलब संदेश छुपा हुआ, कोई भावना छिपी हुई हो। समझ रहे हो मेरी बात? वो लोकगीत कहलाते हैं। ये परिभाषा हुई सब, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी परिभाषा बताई थी। ये तो है गई एक सिंपल परिभाषा, लेकिन जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक मतलब इनको आधार मान करके लोकगीतों की परिभाषा बताई थी। परिभाषा माने, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र, कौन? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति का मतलब होता है जो हमारा कल्चर है, वो लोक गीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो लोक गीतों के कंधों पर, कंधों पर। लोकगीत मतलब एक इंसान हो गया तो उसके कंधों पर कौन बैठी है? हमारी संस्कृति। जैसे राम, और राम किसके कंधे पे बैठे हैं? हनुमान जी के कंधे पे। तो हनुमान मतलब लोकगीत और राम जी मतलब हमारी संस्कृति। तो हमारी संस्कृति मतलब राम जी, तो राम जी किसके कंधे पे बैठे हैं? हनुमान जी के पे, मतलब लोकगीतों के कंधों पे। क्या किसके आई है? चढ़कर आई है। हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। ये कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। जैसे भगवान श्री राम मतलब हनुमान जी के कंधों पर चढ़कर आए थे, उसी प्रकार हमारी संस्कृति राम थे, रामचंद्र, रामचंद्र, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। इस बात को कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। लेकिन दूसरे विद्वान आते हैं, वो कहते हैं ना बाबा ना,
हमारी हमारी परिभाषा अलग है। कैसा तुम भी बताइए। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो लोकगीत हैं, कौन लोकगीत, ये हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। क्या हैं? पहरेदार। लोकगीत क्या है? हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। जैसे भगवान श्री राम क्या हो गए? क्या हो गए? एक राजा हो गए, राजा। और राजा की पहरेदारी कौन कर रहे हैं? हनुमान जी, हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन हो गए? लोकगीत। और हमारी संस्कृति क्या हुई? भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम की पहरेदारी कौन करना है? मतलब राम, वो हनुमान जी। तो हनुमान जी मतलब लोकगीत, और हमारी संस्कृति मतलब राम जी। भाई राम जी किसकी पहरेदारी कर रहे हैं? वो लोकगीत, मतलब लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो मतलब वो हनुमान जी किसकी पहरेदारी कर रहे हैं? भगवान श्री राम की। तो भगवान श्री राम का मतलब हो गया हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति। जो लोकगीत है ये हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये मतलब राम हनुमान में मतलब नाम क्यों ले रहा हूँ? याद कराने के लिए ले रहा हूँ। तुम उसको किसी और भाव से ले जाएं, नहीं, सिर्फ नाम मतलब याद कराने के लिए। जैसे मैं राम जी का नाम नहीं लूँ तो मैं किसी राजा का नाम भी ले सकता हूँ कि एक राजा हुआ, और राजा के मतलब पहरेदार कौन होते हैं? सेना होती है, संतरी होते हैं। संतरी को क्या मान लूँगा मैं? लोकगीत मान लूँगा। तो लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जो हमारी संस्कृति है वो लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है, लोकगीत के कंध पर चढ़कर आई है। इस बात को रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जबकि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो लोकगीत है वो हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, और लोकगीत जनता की भाषा है। क्या है? जनता की भाषा, जनता की भाषा है। इस बात को कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। लोकगीत क्या है? एक जनता की भाषा है। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से लोकगीतों को जनता की भाषा कहा था। तो नाम उसमें 3-4 नाम आएंगे, तो महात्मा गांधी टिक कर देना, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से ये परिभाषा, लोकगीतों की परिभाषा किसने दी थी? या किसी विद्वान का नाम दे देगा और लोकगीतों की 4 परिभाषा दे देगा, 4, कोई किसी की, कोई किसी की। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी निकल देगा और फिर आप आसाद हम 4 परिभाषा दे देगा। इसकी जो होगी उसको टिक कर देना। जैसे हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है, और महात्मा गांधी जी कहते हैं जो लोकगीत है हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, और जनता की भाषा है। जनता की भाषा किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अगले देखो, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो लोकगीत है वो जनमानस व जन समुदाय की आत्मा है। ये क्या है? आत्मा। लोकगीत जन समुदाय का मतलब होता है जन मतलब आम लोगों की क्या है? ये आत्मा है, ये आत्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जाते जवाहरलाल नेहरू और जाते जनमानस या जन समुदाय, मतलब जनसंख्याओं की या आम जन लोगों की क्या है? जी लोकगीत आत्मा है, मतलब आत्मा। जनमानस या जन समुदाय की क्या है? आत्मा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जाते जवाहरलाल नेहरू और जाते जनमानस या जन समुदाय, ये क्या है? आत्मा। इस बात को कौन कहा? किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि देवेंद्र सत्यार्थी आते हैं, ना 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 तो महात्मा गांधी ने सही कहा, ना जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था, ना रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। लेकिन हमको तो याद करनी है भाई। जबकि देवेंद्र सत्यार्थी जाते हैं कि जो लोकगीत हैं ये हमारी संस्कृति के मुख बोले चित्र होते हैं। क्या होते हैं? मुख बोले चित्र होते हैं। ये देवेंद्र सत्यार्थी जी कहते हैं कि जो लोकगीत होते हैं ये हमारी संस्कृति के मुख बोले चित्र होते हैं। सही बात है, मुख बोले चित्र ही होते हैं। तो अगर जैसे मैं कहूँ तुमसे कि मतलब मैं तुमने कहा कि गुजरात की जो मतलब कि जो गुजरात का जो मतलब रहन सहन, आर्थिक स्थिति कैसा का है, लोगों का जीवन कैसा है, वो सभी देख करके आई है। तो तुम्हें मुझे लग रहा है कि महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत जाएंगे देखते देखते। और लेकिन वहाँ के लोकगीतों को पढ़ लो, लोगों के मुख के द्वारा उनके लोकगीतों को पढ़ लो। वही क्या होते हैं? जब तो कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के, तो वहाँ की संस्कृति का पता चल जाएगा। अगर वहाँ के लोगों की मुख के द्वारा जो बोले हुए लोकगीत है उनको बस से पढ़ लो, वो क्या हो जाएगा? समझ आना
कि मतलब 1-2 दिन में 1-2 घंटे में पता चल जाएगा तुम्हें कि वहाँ का कैसी आर्थिक स्थिति है, कैसा क्या है। तो हमारी जो लोकगीत होते हैं हमारी संस्कृति के मुख बोले चित्र होते हैं, मुख बोले। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था, देवेंद्र सत्यार्थी ने। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं जो लोकगीत होते हैं ये हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला होती है। लोकगीत क्या होते हैं? हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की कला होती है, सुखद संदेश। लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला होती है। क्या होती है? एक सुखद संदेश। जैसे ऐसे हम अगर ऐसे अब की बात करें हम, तो हम जैसे किसी को मैसेज भेजें, किसी को चैट करें, ठीक है, तो हो सकता है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर जैसे मैंने अपने विचार किसी व्यक्ति के सामने या किसी लड़की के सामने कोई ऐसे प्रेम का, अब ऐसे वर्तमान की बात कर रहा हूँ, कोई रखे, ठीक है, तो हो सकता है वो नेगेटिव डाल सकता है। लेकिन प्राचीन समय में कोई भी मैसेज आता वो हमेशा सुख का ही संदेश लाता, ना का संदेश नहीं लाता। लेकिन भले ही ऐसे हमने किसी से किसी बात को लेकर कहा 2 दिन की तो 4 दिन की कह देता बेशक, पर लेकिन आता सुख, मतलब पॉजिटिव ही आता, सुख का संदेश आता था। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है, सुखद संदेश लाने की। ठीक है, जो लोकगीत हैं ये संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। और लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख्य बोले चित्र होते हैं, ये कहा देवेंद्र सत्यार्थी ने, देवेंद्र सत्यार्थी ने। ठीक है, और जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जो लोकगीत हैं जो जनमानस व जन समुदाय की आत्मा है, जनमानस व जन समुदाय की आत्मा है। समझ रहे हो मेरी बात? और महात्मा गांधी कहते हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। महात्मा गांधी भी तो देश के पहरेदार थे, तो उन्होंने कह दिया कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं और जनता की भाषा है। और जबकि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर छिड़कर आई है। समझ में आई कि नहीं आई? बताइए मुझे, आएगी जी? परिभाषा किसने, कौन सी परिभाषा दी? सभी। ठीक है, देखो, राम पे देवर, राम पे देवर। मैंने कही देवर कहाँ है? ओ देवर कहाँ है? देवर तो बाने कही कर राम पे देवर, राम पे देवर, राम पे। तो राम थे रामचंद्र और माँ थे महात्मा गांधी और पा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और देवर देवते देवेंद्र और आते रविंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्र सत्यार्थी और रविंद्रनाथ टैगोर। और भाई राम जी, वैसे राम जी ऊपर है, फिर देश में भाई वैसे देखा जाए तो राम जी सबसे ऊपर रहते हैं, तो राम जी ऊपर कर लेना। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी आ जाएंगे तुम्हारे। महात्मा गांधी देश के बापू कहा जाता है उनको। फिर उनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कर लेना। उनके बाद छोटा देवेंद्र, उनके बाद रविंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्र सत्यार्थी और रविंद्रनाथ टैगोर। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम लोकगीतों की विशेषता। लोकगीतों की विशेषता। सर लोकगीतों की विशेषता कौन कौन सी है? कौन कौन सी लोकगीतों की विशेषता? देखो, लोकगीत जो होते हैं, जो हमारे राजस्थानी लोकगीत होते हैं, वो क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाते हैं। सही बात है, क्षेत्रीय बोलियों में तो गाए जाते हैं। ऐसे हमारे क्षेत्र का कल्चर है तो हम अपने कल्चर के बारे में बताएंगे। जैसे दूसरी जगह का जो कल्चर होगा वो हमने गीतों के माध्यम से बताएगा, जो दूसरी जगह का कल्चर होगा वो अपने गीतों के माध्यम से बताएगा। अलग अलग जगह की अलग अलग कल्चर होता है, और जब अलग अलग कल्चर होता है तो अपनी बोलियों के हिसाब से गीत गाता है। अब मारवाड़ी लोकगीत हैं और हमारे सामने काम है, वो मारवाड़ी लोग होंगे वो अपने मारवाड़ का कल्चर बताएंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे। और लोकगीत हमेशा क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाते हैं। सही बात है, क्षेत्रीय बोलियों तो गाए जाते हैं, अपने अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार गाए जाते हैं। तो लोकगीत क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाते हैं। जो राजस्थानी लोकगीतों में प्रकृति, पशु व पक्षी, मैंने क्या कहा? प्रकृति मतलब ऐसे जो पेड़ पशु वगैरह जो होते, पेड़ पौधे होते नहीं है, प्रकृति। पशु जैसे जानवर वगैरह, ठीक है। पक्षी जैसे पक्षी वगैरह इत्यादि का मानवीकरण दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मानवीकरण। मानवीकरण मानव जैसा,
व्यवहार दिखाई देता है। किसमें? राजस्थानी लोकगीतों में। ऐसा बताया जाता है कि राजस्थानी लोकगीत जब गाए जाते हैं ना, तो वे लोग तो प्रकृति से भी एक मानव जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे मानव एक अपने बाल बच्चों का मतलब पोषण करता है, उनकी देखभाल करता है, वैसे ही लोग प्रकृति की देखभाल करते हैं। समय समय पर पानी डालना, उनकी देखभाल करना। जैसे पशु को टाइम टाइम पर पानी पिलाना, चारा डालना। जैसे पक्षियों को भी लोग जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे पक्षियों से भी प्यार करते हैं। कौन? राजस्थानी लोकगीत। जो राजस्थानी लोकगीतों में वैसा बताया जाता है। जब राजस्थानी लोकगीतों में तो शायद ऐसे लोग कहते हैं कि प्रकृति, पशु, पक्षी इत्यादि का मानवीकरण दिखाई देता है जब राजस्थानी लोकगीत गाए जाते हैं। और राजस्थानी लोकगीत तो क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाते हैं। कौन सी बोलियों में? क्षेत्रीय बोलियों में। और राजस्थानी लोकगीतों में प्रकृति, पशु और पक्षी इत्यादियों का दिखाई देता है, मानवीकरण दिखाई देता है, मानव जैसा व्यवहार दिखाई देता है। किसमें? प्रकृति में, पशुओं में, पक्षियों में भी क्या दिखाई देता है? मानव जैसा व्यवहार, मानवीकरण दिखाई देता है। इसके बाद अगले आते हैं कर राजस्थानी जो लोकगीत हैं, राजस्थानी लोकगीतों में सामाजिक आर्थिक एवं लोक जीवन का संजीव चित्र दिखाई देता है। ऐसा बताया जाता है कि जब राजस्थानी लोकगीत गाते हैं ना, तो वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, लोग गरीब अमीर, समाज में कैसे लोग रह रहे हैं, लोगों का जीवन कैसा है, वो ऐसा लगता है कि कुछ संजीव चित्र दिखाई दे रहा है। हमें देखने के ना, लोगों को ना देखने के बावजूद भी, और वहाँ के लोकगीतों को सुन लो बस। कौन से लोकगीतों को? राजस्थानी लोकगीतों को। तो ऐसा लगता है कि कुछ संजीव चित्र दिखाई दे रहा है, संजीव। वास्तव में जब कहा बात सही है क्या? और बिल्कुल सही है, लोकगीतों में और क्यों है। वही कल्चर के बारे में तो बताया जाता है। सामाजिक, आर्थिक व लोक जीवन का संजीव चित्र दिखाई देता है। तीसरा कथन, तीसरी विशेषता। पहली विशेषता कौन सी थी? क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाते हैं। पहली विशेषता क्या थी भाई? लोकगीतों की विशेषता पढ़ रहे हैं। लोकगीतों की विशेषता, पहली विशेषता क्या थी? कि राजस्थानी लोकगीत क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाते हैं। कौन सी बोलियों में? क्षेत्रीय बोलियों में। दूसरी विशेषता थी कि प्रकृति, पशु व पक्षी इत्यादि का मानवीकरण दिखाई देता है, मानव जैसा व्यवहार दिखाई देता है प्रकृति, पशु और पक्षियों में। तीसरी विशेषता देखी हमने कि राजस्थानी जो लोकगीत हैं उनमें सामाजिक, आर्थिक, और सामाजिक मतलब समाज में, आर्थिक मतलब वहाँ के अमीर गरीब लोगों का जीवन जैसा संजीव चित्र दिखाई देता है, संजीव। तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता कहती है कि जो राजस्थानी लोकगीत है ना, उनमें श्रृंगार, वियोग व शांत रसों की प्रधानता पाई जाती है। श्रृंगार रस, श्रृंगार, वियोग। श्रृंगार रस कहते हैं मतलब वो सौंदर्य को लेकर के। एक पत्नी अपने पति के सौंदर्य का वर्णन करती है, वो श्रृंगार रस होता है। वियोग रस मतलब याद में, जब कोई प्रेमी अपने प्रेम को या प्रेमिका को, मतलब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है, तो वो कौन सा रस होता है? वियोग रस। ऐसे आज हम गम भरे बोलते हैं, गम भरे गाने, वो वियोग होता है। जब शांत रस, शांत, बिल्कुल शांत रस मिलता है, शांत रसों की प्रधानता पाई जाती है। ये क्रमशः राजस्थानी लोकगीतों में सर्वाधिक श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है, उसके बाद वियोग रस की प्रधानता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन से रस की? श्रृंगार रस की, जो सौंदर्य को लेकर के बात की जाती है। वियोग रस की मतलब जो प्रेम को लेकर के बात की जाती है। और शांत रसों की, बिल्कुल शांत वातावरण से शांत रसों की प्रधानता पाई जाती है। और चौथा कहा कि जो लोकगीत हैं जब हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। और बात सही है, जो लोकगीत होते हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को, हमारा जो पहनावा वेशभूषा जो भी है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। जैसे ऐसे हमारे पापा हैं, तो हमारे पापा कहते थे सीताराम 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 जय सीताराम। ये क्या हो गया? ये वहाँ का कल्चर हो गया। बच्चों को खिलाने के लिए सीताराम सीताराम करते हैं। तो उन्होंने हमारे अंदर डाला था, उन्होंने अपने जो विचार थे, अपनी जो सोच थी, वो हमारे अंदर डाली थी। किसके माध्यम से? लोकगीत के माध्यम से। जो लोकगीत ही तो गाए जा रहे हैं, सीताराम सीताराम। समझ रहे हो मेरी बात? क्या है ये? लोकगीत ही तो हो गए ना। समझ रहे हो मेरी बात?
जो लोकगीत होते हैं वो हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे हमारे पापा के मन में कोई विचार आ रहा है, जैसे बच्चे को खिलाने के लिए कहते हैं सीताराम सीताराम जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, उन्होंने कहते कहते उन्होंने जो उनकी जो कला जो संस्कृति थी उन्होंने हमारे अंदर डाली थी, मतलब अपनी पीढ़ी से हमारी पीढ़ी में, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। कौन? लोकगीत। किसको? कल्चर को, हमारी संस्कृति को। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? पहली विशेषता, जो लोकगीत होते हैं वो क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग गीत गाए जाते हैं। लोकगीतों में प्रकृति, पशु और पक्षियों में मानव जैसा व्यवहार दिखाई देता है। जरूरी नहीं है कि मानवीकरण ही याद करो, हम बस याद करो, रट्टा मत मारो। प्रकृति, पशु और पक्षियों में क्या दिखाई देता है? मानव जैसा व्यवहार दिखाई देता है राजस्थानी लोकगीतों में। और जो राजस्थानी लोकगीत हैं उनमें सामाजिक, आर्थिक व लोगों के जीवन का संजीव चित्रण दिखाई देता है। ऐसा बताया जाता है कि जो मतलब खालीपन नहीं है, बिल्कुल संजीव है। ठीक है। और लोकगीतों में रसों की प्रधानता पाई जाती है। कौन कौन से रस पाए जाते हैं? श्रृंगार रस, वियोग रस और शांत रस। उसके बाद लोकगीत हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। जिन लोकगीतों की क्या हो गई? परिभाषा। क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब देखेंगे हम लोकगीतों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? लोकगीतों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? लोकगीतों का वर्गीकरण। राजस्थानी लोकगीतों को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो क्षेत्रीय लोकगीत, एक है जनसाधारण। क्षेत्रीय लोकगीत भी होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाते हैं, जो पूरे राजस्थान में प्रचलित ना होकर जो किसी विशेष क्षेत्र में गाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार गाए जाते हैं, वो क्षेत्रीय लोकगीत होते हैं। जनसाधारण के लोकगीत वो होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ना गा करके पूरे राजस्थान में प्रचलित होते हैं, वो जनसाधारण के लोकगीत हो गए। और व्यावसायिक लोकगीत वो हो गए जो पैसों की आमदनी के लिए गाए जाते हैं, जो पैसों के लिए गाए जाते हैं, वो व्यावसायिक लोकगीत हो गए। क्षेत्रीय लोकगीत, जनसाधारण के लोकगीत और व्यावसायिक लोकगीत। लोकगीतों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। क्षेत्रीय लोकगीत, जनसाधारण के लोकगीत और व्यावसायिक लोकगीत। समझ में आई क्या नहीं आई? देखो, अब पढ़ेंगे हम क्षेत्रीय लोकगीतों को। कौन सा? क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्रीय लोकगीत। सर, क्षेत्रीय लोकगीत पूरे राजस्थान में प्रचलित ना होकर, मैंने कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा ना तुमसे कि क्षेत्रीय लोकगीत वह लोकगीत होते हैं जो पूरे राजस्थान में प्रचलित ना होकर किसी विशेष क्षेत्र में गाए जाते हैं। पूरे राजस्थान में प्रचलित नहीं होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार गीत गाए जाते हैं। जैसे हमारे कल्चर है तो हम अपने लोकगीत गाएंगे, तो लेकिन हम अपने लोकगीत, हमारे लोकगीतों को मारवाड़ क्षेत्र में क्या पता चलेगा कैसा कल्चर है, लोकगीत कैसे गाए जाते हैं, कौन सा गीत है कौन सा नहीं है। वहाँ अपने हिसाब से गाएंगे, हम अपने हिसाब से गाएंगे। सही है कि नहीं? तो क्षेत्रीय लोकगीत पूरे राजस्थान में प्रचलित ना होकर किसी विशेष क्षेत्र में गाए जाते हैं, वो क्षेत्रीय लोकगीत हो गए। लेकिन क्षेत्रीय लोकगीतों को भी हमने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। राजस्थानी लोकगीतों को तो हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोकगीतों को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मरु प्रदेश के लोकगीत। जैसे ये तुम्हारा क्या है? राजस्थान। इधर हो गया कौन से? मध्य प्रदेश के लोकगीत। इधर हो गए तुम्हारे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। और इधर हो गए तुम्हारे पूर्वी राजस्थान के, वो सॉरी मैदानी भाग या पूर्वी राजस्थानी लोकगीत, मैदानी भाग के लोकगीत। भाई इधर मैदानी भाग है, इधर मरुस्थली भाग है, इधर कौन सा? पर्वतीय भाग। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्षेत्रीय लोकगीतों को हम 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? मरु प्रदेश, पर्वतीय और मैदानी। जैसे मरु प्रदेश के लोकगीत, पर्वतीय लोकगीत और मैदानी भाग के लोकगीत। कौन कौन से? मरु प्रदेश, पर्वतीय और मैदानी भाग। समझ रहे हो मेरी बात?
अब सबसे पहले जो लोकगीत पढ़ेंगे वो मरु प्रदेश के लोकगीत पढ़ेंगे। मरु प्रदेश के लोकगीत थोड़े बड़े हैं, पर्वतीय लोकगीतों में ज़्यादा नहीं होंगे, जैसे 7-8 लोकगीत होंगे और मैदानी भागों में भी 7-8 लोकगीत होंगे। लेकिन मरु प्रदेश में लगभग 25-30 लोकगीत पढ़ने पड़ेंगे। कोई टेंशन मत लो, यहीं की यहीं याद करा दूंगा मैं। देखो अब पढ़ेंगे हम मरु प्रदेश के लोकगीत। मैंने कहा मरु प्रदेश के लोकगीत वो होते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं। कहानी मैंने कहा पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं। ये बहुत ही मधुर व आकर्षक गीत होते हैं, बहुत ही मधुर होते हैं, मधुर अच्छे लोकगीत आकर्षक होते हैं, लोगों को सुनने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन से लोकगीत? मरु प्रदेश के लोकगीत। कैसे होते हैं? बहुत मधुर होते हैं, अच्छे होते हैं, आकर्षक। और ये लंबी आवाज़ व ऊंचे सुर में गाए जाते हैं। लेकिन ये लंबी आवाज़ ओ रे, ये क्या हो गए? मध्य प्रदेश के लोकगीत हो गए जो लंबी आवाज़ में गाए जाते हैं, ऊंचे सुर में गाए जाते हैं। ये क्या है? मध्य प्रदेश के लोकगीतों की विशेषता है कि यह बहुत ही मधुर व आकर्षक होते हैं और लंबी आवाज़ व ऊंचे सुरों में गाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के लोकगीतों की क्या हो गई? विशेषता। अब पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के लोकगीत, जैसे लीलगर। लीलगर कौन सा गीत? लीलगर गीत। समझ रहे हो मेरी बात? लीलगर। देखो लीलगर, जो लीलगर गीत है वो कब गाया जाता है? सर लीलगर गीत संयुक्त परिवार का वर्णन किया जाता है। संयुक्त परिवार का वर्णन किया जाता है कौन से गीत में? लीलगर गीत में। संयुक्त परिवार का मतलब होता है भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ अम्मा बाबा सभी मिल कर के रहते हैं और उन्हीं संयुक्त परिवार का वर्णन किया जाता है। कौन सी गीत में? लीलगर गीत में। अगर क्वेश्चन आ जाए वह कौन सा लोकगीत है जिसमें संयुक्त परिवार का वर्णन किया जाता है? सर वो लीलगर गीत है, लीलगर। सर लीलगर कहते कैसे हैं? क्या होता है लीलगर? लीलगर वो होता है जो राजस्थान में ओढ़नी रंगने वाला व्यक्ति लीलगर कहलाता है। जैसे जो ओढ़नी वगैरह होती हैं, क्या ओढ़नी, ओढ़नी को जो रंगने का काम करता है, जैसे लाल हरी पीली, जो ओढ़नी का काम, ओढ़नी रंगने का काम करता है, वो लीलगर कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? पूछ ले कि राजस्थान में ओढ़नी रंगने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सर वो लीलगर कहलाता है। लीलगर, लीलगर कहलाता है। जो ओढ़नी होती है ना, जो चूनर वगैरह होती हैं, ओढ़नी वगैरह होती हैं, उनको जो व्यक्ति रंगने का काम करता है, किसका? रंगने का, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? लीलगर कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? लीलगर समझ में आ गया? लीलगर गीत संयुक्त परिवार का वर्णन किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि वह कौन सा लोकगीत है जिसमें संयुक्त परिवार का वर्णन किया जाता है, तो कौन सा? लीलगर। लीलगर में संयुक्त परिवार का वर्णन किया जाता है और राजस्थान में ओढ़नी रंगने वाला व्यक्ति लीलगर कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, अगला है पाला। पाला गीत। पाला गीत। सर पाला गीत कहाँ गाया जाता है? जो मारवाड़ व शेखावाटी वाले क्षेत्र में। किसने पाला? मुझे नहीं पता किसने पाला, माँ से पूछ, माँ से। तो माते मारवाड़ और शेते शेखावाटी। माँ से पूछ किसने पाला, तो पाला गीत मारवाड़ और शेखावाटी वाले क्षेत्र में। सर ये क्यों गाया जाता है? यह एक दाम्पत्य प्रेम गीत है। दाम्पत्य, सर दाम्पत्य क्या होता है? जिसमें पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है। कौन सी गीत में? पाला गीत में। पाला गीत में। पाला, पाला गीत कहाँ का? मारवाड़ और शेखावाटी। माँ से पूछ किसने पाला, तो माते मारवाड़ शेते शेखावाटी। पाला गीत, इसमें दाम्पत्य प्रेम गीत है। दाम्पत्य मतलब पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है। सर पाला किसे कहते हैं? पाला कहते हैं जो कि झाड़ी होती है, झाड़ी। तुमने सुना होगा बेर, बेर तो सुनी होगी, जो खाने के काम आती है। सर जो बेर का पत्ता होता है या झाड़ी का जो पत्ता होता है, झाड़ी मतलब बेर ही, बेर को कह रहा हूँ मैं। झाड़ी का जो पत्ता मतलब बेर का पत्ता होता है, वो जो चारे के काम आता है। चारे के तो काम ही आता है। जो बकरियाँ वगैरह होती हैं उनको चराने के लिए बेर के पत्तों को खाया जाता है। उन बेर के पत्तों को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। पाला, पाला कहते हैं।
पूछ ले कि झाड़ी के पत्तों को या बेर के पत्तों को जो चारे के काम आता है उसे क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। और सर पाला गीत एक दाम्पत्य प्रेम गीत है जो पत्नी और पति के प्रेम का वर्णन किया जाता है। कौन से गीत में? पाला गीत में। एक मारवाड़ व शेखावाटी वाले क्षेत्र में कहा जाता है। इसके बाद आता है भरभूटिया। भरभूटिया सर भरभूटिया गीत कब कहा जाता है? ये भी एक दाम्पत्य प्रेम गीत है। दाम्पत्य कैसा गीत है? दाम्पत्य प्रेम गीत है। दाम्पत्य प्रेम को मैंने समझाया भाल कि इसमें भी पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है। पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है। कौन से गीत में? भरभूटिया गीत में। भरभूटिया सर भरभूटिया क्या होता है? ये एक घास का प्रकार होता है। तुमने खेतों में देखा होगा, खेतों में देखा होगा, ये एक घास का सा प्रकार होता है जिसमें छोटे छोटे से कांटे लगे रहते हैं, छोटे छोटे। गेहूँ वगैरह होते हैं ना, जब हम गेहूँ को काटने जाते हैं तो फिर उसमें एक मतलब कांटे से लगे रहते हैं। एक पौधा होता है जो घास का एक प्रकार होता है, उसमें छोटे छोटे से कांटे लगे रहते हैं। उस घास के प्रकार को उसको ये क्या कहते हैं? भरभूटिया कहते हैं। ठीक है। और भरभूटिया क्या है? एक लोकगीत है। लोकगीत। ठीक है। भरभूटिया क्या है? एक दाम्पत्य प्रेम गीत है, मतलब पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है। सर पाला गीत में भी दाम्पत्य प्रेम का वर्णन किया जाता है और भरभूटिया में भी दाम्पत्य प्रेम का वर्णन किया जाता है। अगला देखिए सर, अगला है मिस्री गीत। मिस्री कौन सा गीत? मिस्री गीत। मिस्री ये भी क्या है? एक दाम्पत्य प्रेम का गीत है। जी भी दाम्पत्य प्रेम का गीत है। सर समझ में नहीं आ रही है दाम्पत्य प्रेम गीत, दाम्पत्य प्रेम गीत। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा दाम्पत्य प्रेम गीत है, और उनमें से नाम आएगा पाला, भरभूटिया और मिस्री। पाला, भरभूटिया और मिस्री। अब उसने पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सा दाम्पत्य प्रेम गीत नहीं है, और 3 आ जाएगा और एक अलग से दे देगा, तो अलग को अलग कर देना। मिस्री गीत कब गाया जाता है? सर मिस्री गीत जब गाया जाता है जब मतलब कोई पत्नी होती है, और पत्नी जब कोई नीम की निमोरी होती है ना, नीम की निमोरी, और जब वो नीम की निमोरी को खाती है तो उस पत्नी का जो मुख होता है वो खट्टा हो जाता है। तब कहती है कि मतलब मिस्री को बाग लगा दे रसिया, माने नीम की निमोरी खट्टी लागे से, माने नीम की निमोरी खट्टी लागे रे। समझ रहे हो मेरी बात? पत्नी होती है जब वो पति को कहती है कि नीम का मतलब मिस्री का बाग लगा दे, मिस्री का, नीम की निमोरी वो खट्टी लग रही है। कैसी लागे? खट्टी लागे। तो ये भी कैसा हो गया? एक दाम्पत्य प्रेम गीत हो गया। ठीक है। और ऐसे ही ये भरभूटिया भी एक दाम्पत्य प्रेम गीत हो गया, और पाला भी एक दाम्पत्य प्रेम गीत हो गया। जो झाड़ी का पत्ता होता है जो चारे के काम आता है वो पाला हो गया, और जो घास का प्रकार होता है उसमें छोटे छोटे से कांटे लगे रहते हैं वो भरभूटिया है गया। ठीक है। भरभूटिया इसमें ऐसा बताया जाता है कि जब पति पत्नी अपने खेत पर मतलब जो क्या बोलते हैं गेहूं को काटने जाते हैं ना, तो जो पत्नी होती है उसकी साड़ी से, उसकी जो वो होते हैं ना कपड़ा वस्त्र, उनसे जो छोटे छोटे कांटे होते हैं, मतलब भरभूटिया होता है ना, उसके कांटे लगे जाते हैं। जब पत्नी पर डिगा नहीं जाता है तब पत्नी अपने पति को संबोधित करते हुए गीत गाती है, और बेचारा पति कहता है चल कोई बात नहीं है, और बेचारा पति उस पत्नी को उठा करके घर लाता है, ले चल। ये क्या है? एक प्रेमी तो हो गया, पति पत्नी के मध्य प्रेम है तभी तो उठा के ला जाता। ठीक है। तो भरभूटिया दाम्पत्य प्रेम गीत है, ये घास का प्रकार होता है। और मिस्री गीत समझ में आई कि नहीं आई? अगला गीत निम्बूड़ा गीत। निम्बूड़ा सर निम्बूड़ा गीत कब गाया जाता है? सर निम्बूड़ा गीत पत्नी अपने पति को गर्भवती होने की सूचना देती है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो निम्बूड़ा गीत है ना, निम्बूड़ा गीत दाम्पत्य प्रेम गीत कौन कौन से बताए मैंने? पाला, भरभूटिया और मिस्री। और जो पहला गीत बताया वो लीलगर बताया, उसमें मतलब संयुक्त परिवार का वर्णन किया जाता है। मैंने बताया नहीं बताया? जो ओढ़नी रंगने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? लीलगर कहते हैं, जो ओढ़नी रंगने का काम करता है। और सर निम्बूड़ा गीत जब गाया जाता है जैसे कोई पत्नी होती है। अब तो खैर नहीं, अब की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो कल्चर अलग ही चल रहा है।
अब की बात ना कर रहा हूँ, मैं जब की बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 150 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, 50-40 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो कल्चर कुछ और ही चल रहा है। देखो निम्बूड़ा गीत कब गाया जाता है, जैसे कोई पत्नी होती है, पत्नी, और पत्नी क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्भवती। तो वो पत्नी अपने पति को संबोधित करते हुए गर्भवती होने की सूचना देती है। किस गीत के माध्यम से, निम्बूड़ा गीत के माध्यम से। मतलब नींबू मंगाने के लिए कहती है, नींबू मंगाने के लिए। और पति कहता है अरे क्या बावली हो गई तू, क्या बावड़ी है क्या है, खट्टी चीज क्यों मंगा रही है। जब वो पत्नी बेचारी पति को गीत के माध्यम से अपने पति को बताती है कि मैं एक गर्भवती हो चुकी हूँ, गर्भवती हो गई हूँ। कौन सी गीत के माध्यम से, निम्बूड़ा गीत के माध्यम से। तो पूछ ले वह कौन सा लोकगीत है जो पत्नी अपने पति को गर्भवती होने की सूचना देती है। क्या देती है, सूचना। निम्बूड़ा गीत, जो कि एक लंगा जाति का पारंपरिक लोकगीत है। निम्बूड़ा गीत कौन सी जाति का पारंपरिक लोकगीत है, तो लंगा जाति का। अगर यूँ पूछ ले कि लंगा जाति का कौन सा पारंपरिक लोकगीत है, वो सॉरी लंगा जाति का कौन सा पारंपरिक लोकगीत है, तो निम्बूड़ा। निम्बूड़ा, जो कि पत्नी अपने पति को गर्भवती होने की सूचना देती है। ऐसे निम्बूड़ा, ऐसे नारंगी। नारंगी भी वही गीत है जो कि पत्नी अपने पति को गर्भवती होने की सूचना देती है। भाई नींबू भी खट्टा होता है, और नारंगी जो होता है ना, संतरा, वो भी खट्टा होता है। ये अपने पतियों को मतलब मंगाने के लिए कहती हैं। जब पति समझ में नहीं आता है तब वो कहता है कि ये खट्टी चीज़ क्यों मंगा, तब वो गीत गाती हैं। जब पति की समझ में आता है, अच्छा ये बात है, हमारी समझ में नहीं आया था, क्या बात है, मन में समझ में नहीं आया कि तुम खट्टी चीज़ क्यों मंगा रही हो। जब बेचारा पति, बेचारे भोले भाले तो होते हैं, तुम्हें पता होगा, समझ रहे मेरी बात। और भैया पत्नी तो दुर्गा माता का रूप होती हैं, पता नहीं कब अपना लें, कोई पता नहीं है। भैया आदमी तो भोले होते हैं, जैसे भोले ही होते हैं, समझ रहे मेरी बात। नारंगी गीत, अपनी पत्नी अपने पति को गर्भवती होने की सूचना देती है। समझ में आएगा नहीं आया। निम्बूड़ा गीत और नारंगी गीत दोनों किससे संबंधित है, मतलब गर्भवती से संबंधित। अपनी पत्नी गर्भवती होने की सूचना देती है, पत्नी गर्भवती होने की सूचना देती है, किसको, पतियों को। और लंगा जाति का पारंपरिक लोकगीत कौन सा है, निम्बूड़ा गीत। समझ में आया क्या। अगला गीत देखो, अगला है कागा गीत। कागा गीत एक ब्रह गीत है। ब्रह गीत, सर ब्रह गीत क्या होता है। ब्रह गीत वही होता है जो आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब कहते हैं, ब्रह में प्रेमी, प्रेम का, पत्नी पति, मतलब ब्रह गीत होता है याद में। गम्बरा, ऐसा आज बोलते गम्बर गाने सुन रहा है तू आजकल, तो ब्रह गीत सुन रहा है। मतलब पहले कहते और तू आजकल ब्रह गीत ज़्यादा गा रहा है, और हम कहते हैं आजकल कि तू गम्बर गाने ज़्यादा सुन रहा है। मतलब ब्रह, मतलब पत्नी अपने पति की याद में, मतलब प्रियतम को भुलाने हेतु। सर कहावत मतलब बताइए, सही वैसे बताइए ना, थोड़ा आधार से, मतलब ऐसा नहीं। देखो क्या होता है कि पत्नी होती है और बेचारी पत्नी को अपने पति की बहुत याद आती है। जब पत्नी एक कोहे को संबोधित करते हुए कहती है कि उड़ जा रे काला कागला, जद पिया मार घर आवे, तू जब तक नहीं उड़ेगो तब तक मेरो पिया घर नहीं आओ। उड़ जा रे काला कागला, जब पिया मार घर आवे। ठीक है, तो एक कोहे को कहती है जी कि तू उड़ जा ताकि मारो पिया घर आ जावे। क्यों, क्योंकि पत्नी को अपनी पति की याद आती है। लेकिन आजकल तो गीत क्या है, आजकल तो मोबाइल चल गई हैं, जब याद आती है तभी सीधा वीडियो कॉल ठुकता है, वीडियो कॉल कर लेती हैं, बस याद समाप्त। लेकिन पहले कहाँ थे फ़ोन, कुछ भी नहीं था। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना चल रहा है। कागा गीत एक ब्रह गीत है जो प्रियतम को बुलाने हेतु, प्रियतम मतलब पति को बुलाने हेतु कौन सा गीत गाता है, कागा गीत। इसके बाद आता है कुरंजा गीत भी कब गाया था, यह एक ब्रह गीत है। ब्रह गीत मतलब वही पत्नी अपने पति को याद में गीत गाती है। कुरंजा एक पक्षी होता है,
क्या होता है, पच्ची। और वो पच्ची में अपनी जो पत्नी होती है उस पच्ची में मतलब एक मतलब पच्ची कौन सी पच्ची, मतलब लेटर, ठीक है, जो कोई मतलब लोकगीत के माध्यम से ऐसा मतलब कोई पत्नी होती है और एक कोई टुकड़ा होता है कागज़ का, उस पर लोकगीत मतलब जो अपनी याद होती हैं, जो अपनी इच्छा होती है, अपनी विचार होती है, उस पेज में लिखती है और फिर कुरंजा को दे देती है, जा उड़ करके और मेरे पति को दे देना, ठीक है। कुरंजा पच्ची के माध्यम से अपनी विचारों को, अपने मन की जो भावनाएं होती हैं वो अपने पति तक पहुंचाती हैं, किसके माध्यम से, कुरंजा पच्ची के माध्यम से। तो जीवित एक ब्रह गीत हो गया, तो उसी का नाम क्या हो गया, कुरंजा गीत। और क्या है ब्रह गीत, मतलब याद में, क्यों, प्रियतम को बुलाने हेतु, प्रियतम को बुलाने हेतु तो गाए जा रहे हैं, ठीक है। और कुरंजा पच्ची को इसलिए हम बरेड़ियों का पच्ची कहते हैं। सर बरेड़ियों का पच्ची क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एक ब्रह गीत है इसलिए उसे बरेड़ियों का पच्ची कहते हैं। उसे हम संदेश वाहक पच्ची कहते हैं। सर संदेश वाहक पच्ची क्यों कहते हैं, संदेश वाहक पच्ची इसलिए कहा जाता है क्योंकि संदेश लेकर के जाता है, संदेश लेकर के तो जाता है, ठीक है, किसका, पत्नी का, किसके पास, पति के पास, तो संदेश वाहक पच्ची हो गया। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक कुरंजा पच्ची कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कुरंजा पच्ची खींचन गांव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, खींचन गांव। और सर खींचन गांव कहाँ है, फलोदी, फलोदी। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक कुरंजा पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक कुरंजा पक्षी खींचन गांव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, खींचन गांव में। और खींचन गांव कहाँ है, फलोदी, कहाँ है, फलोदी। लेकिन कुरंजा पक्षी मूलतः है कहाँ का, मूलतः कहाँ का है, तो साइबेरिया का। कहाँ का है, साइबेरिया का। और सर साइबेरिया कहाँ पड़ता है, रूस में। कहाँ पड़ता है, रूस में, रूस में। समझ में आया। कुरंजा पक्षी वो सॉरी कुरंजा गीत एक ब्रह गीत है। प्रियतम को या अपने पति को बुलाने हेतु गाया जाता है, उसे हम बरेड़ियों का पक्षी कहते हैं। किसको, कुरंजा पक्षी को। कुरंजा पक्षी के माध्यम से पहुंचा जाता है। उस गीत का नाम भी क्या है, कुरंजा। उसे हम बरेड़ियों का पक्षी भी कहते हैं, संदेश वाहक पक्षी भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कुरंजा पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, खींचन गांव। खींचन गांव कहाँ पर है, फलोदी में। और मूलतः जो कुरंजा पक्षी है वो कहाँ का है, साइबेरिया का। और साइबेरिया कहाँ पड़ता है, रूस में। कहाँ पड़ता है, रूस में। समझ में आया कि नहीं आया। अगला आता है सुपड़ा गीत। सुपड़ा, सुपड़ा गीत ये भी कैसा गीत है, एक विरह गीत है। कैसा गीत है, विरह गीत। विरह वही पत्नी द्वारा अपने पति की याद में गीत गाती है, सुपना गीत। सुपना सर क्या है, रात्रि में आए सपनों का वर्णन करती है। इसका मतलब ये है जब कोई पत्नी होती है और जब वो अपनी पत्नी को जब अपना पति दिखाई देता है सपनों में, तब वो उठ करके अपने गीतों के माध्यम से जो सपने होते हैं अपने विचारों को क्या करती है, प्रकट करती है, अभिव्यक्त करती है। कौन, पत्नी। जो रात्रि के समय जो सपने देखे थे उनका वर्णन करते मतलब अभिव्यक्त करती है, किसके माध्यम से, सुपना गीत के माध्यम से। सुपना तो सपना, सुपना गीत ये भी एक विरह गीत है। समझ रहे मेरी बात। सुपना गीत कैसा, एक विरह गीत है जो रात्रि में आए सपनों का वर्णन किया जाता है। अगला गीत देखो, अगला गीत कौन सा है, जोहरावा। जोहरावा गीत। सर जोहरावा गीत कहाँ का है, जैसलमेर का। जहाते जोहरावा और जाते जैसलमेर। समझ रहे मेरी बात। जहाते जोहरावा गीत और जाते जैसलमेर गीत, जैसलमेर में। ये भी कैसा है, ये भी एक विरह गीत है। विरह गीत वही विरह गीत कैसा, मतलब पत्नी अपने पति की याद में गीत गाती है पति के परदेश जाने पर। मतलब पत्नी जब पति परदेश जाता है तो पत्नी कहती है कि आज मत जाओ, कल चले जाना। पति बेचारा मान भी लेता है, चलो ठीक है तुम कल कह रहे, आज मना कर रही तो कल चले जाएंगे। लेकिन कल, आज का दिन बीत गया, कल का दिन आ गया। फिर पत्नी कहती है कल प्लीज प्लीज। फिर भी बेचारे पति मान भी जाते हैं कि चलो ठीक है तू कह रही है, तो मान भी जाते हैं, फिर भी मान जाते हैं। अब भाई साहब तीसरा दिन आता है और जो पति जब तैयार होता है तो पत्नी फिर मना करने के लिए कहती है, तो पति कहता है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। काम करने से चलेगा, यहाँ पर रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है।
मालिक का फ़ोन आ रहा है, काम निकल जाएगा। पता है आजकल बेरोज़गारी का ज़माना है, महंगाई का ज़माना है, काम पे तो जाना होगा। 4 बाल बच्चे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई जाना पड़ेगा। अब बेचारा क्या करे, पति चले जाता है और पत्नी को फिर पीछे अपने याद आती है किसकी, पति की। तो पति के परदेश जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है, जोरावा गीत। कौन गाती है, पत्नी। ये भी एक विरह गीत है, पत्नी को याद ही तो आती है। कहाँ गाया जाता है, जैसलमेर में। तो जोराव गीत कहाँ का है, जैसलमेर का। यह भी कैसा है, एक विरह गीत जो कि पति के परदेश जाने पर गाया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? जोराव गीत के बाद अगला आता है पीपली गीत। कौन सा गीत, पीपली गीत। पीपली गीत कैसा है, ये भी एक विरह गीत है। ये भी एक विरह गीत है, विरह गीत जो कि पीपल गीत कहाँ आता है, मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी वाले क्षेत्र में। और पीपली थे, पीपल कौन खाता है, मवेशी तो खाता है, मवेशी जो मवेशी होते हैं, जानवर होता है मवेशी। तो माते मारवाड़, बेते बीकानेर और सेते शेखावाटी, मवेशी। माते मारवाड़, बीते बीकानेर, सेते शेखावाटी। इन क्षेत्रों में कौन सा गीत कहता है, पीपली गीत। पीपली गीत मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी वाले क्षेत्र में, मवेशी। ये भी कैसा, एक विरह गीत है, विरह गीत। सर जी कब गाया जाता है, सुनो। ये गाया जाता है श्रावण के महीने में। श्रावण के महीने में परदेश गए पति को बुलाने हेतु, परदेश गए पति को बुलाने हेतु। ठीक है, हमारी गली आ जाना, जब दिल न लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना। ठीक है, परदेश गए पति को बुलाने हेतु। कौन सा गीत, पीपली गीत। ये भी एक विरह गीत है। मुख्य रूप से ये छोटी तीज पर गाया जाता है, पीपली गीत। छोटी तीज पड़ती है श्रावण के महीना में, शुक्ल तृतीय के दिन। श्रावण शुक्ल तृतीय, छोटी तीज कब पड़ती है, श्रावण शुक्ल तृतीय। अगर पूछ ले कि पीपली गीत कौन से माह में गाया जाता है, तो श्रावण के महीने में। और कब गाया जाता है अगर मुख्य रूप से पूछ लिया जाए, तो छोटी तीज के दिन। और छोटी तीज कब पड़ती है, श्रावण शुक्ल तृतीय के दिन। समझ रहे हो मेरी बात? पीपली गीत समझ में आ गया। पीपली गीत मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। जो कि पीपली गीत एक विरह गीत है, मतलब पत्नी द्वारा पति की याद में। यह एक श्रावण के महीने में परदेश गए पति को बुलाने हेतु गाया जाता है। और श्रावण महीना हो या छोटी तीज, मुख्य रूप से छोटी तीज। और छोटी तीज कब पड़ती है, श्रावण शुक्ल तृतीय के दिन। समझ रहे हो? अगला आता है मोरिया गीत। कौन सा गीत, मोरिया। मोरिया, मोरिया का अर्थ होता है मोर। क्या होता है, मोर, मोर होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये क्या है, सगाई के बाद, शादी से पहले लड़की द्वारा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन हम उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हमने कौन कौन से गीत पढ़ लिए, कहाँ तक पढ़ लिए, 11 तक, 11 नंबर तक, पीपली गीत तक। हमने पहला गीत कौन सा पढ़ा, लीलगर गीत। उसके बाद पाला, भरभूटिया और मिश्री गीत। यह कैसे थे, दाम्पत्य प्रेम गीत थे। 3 गीत कैसे थे, पाला, भरभूटिया, मिश्री। उसके बाद जो 4 नंबर से लेकर के, सॉरी 4 नंबर से लेकर के, हाँ नहीं 4 से नहीं थे तुम्हारे, 7 से। क्यों, निम्बूड़ा और नारंगी एक गर्भवती होने की सूचना देते हैं। देखो जरा, निम्बूड़ा और नारंगी गीत तो गर्भवती होने की सूचना देते हैं, लेकिन कागा गीत, ठीक है भाई। देखो मतलब पाला, भरभूटिया और मिश्री जो दाम्पत्य प्रेम गीत हो गए, उनके 5 नंबर और 6 नंबर पर कौन कौन से आए थे, निम्बूड़ा और नारंगी पे 7, 8, 9 और 10 और 11। ये कैसे गीत हैं, विरह गीत, विरह गीत। कौन कौन से, कागा, कुरंजा और सुपड़ा गीत, और जोहरावा और पीपली गीत। ठीक है, 11 नंबर। अब पढ़ेंगे अगली वीडियो में।